हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका एबीपी रिपोर्टर में। और एबीपी रिपोर्टर में सबसे पहले बात सुशांत सिंह राजपूत केस की, जिसकी गुत्थी सुलझने का पूरे देश को है इंतजार। बिल्कुल, और हर कोई जानना चाहता है कि सुशांत की मौत का राज क्या है, वो हालात क्या थे जिसमें सुशांत की जान गई। और सुशांत केस की जांच का हर पहलू आपके सामने लाने के लिए हमारे साथ दिल्ली से एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी, मुंबई से मृत्युंजय सिंह, पटना से प्रकाश कुमार होंगे। जी हाँ, और इसके अलावा देश के बड़े वकील भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सुशांत केस में इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि आज सीबीआई सुशांत का केस अपने हाथ में ले लेगी। आज ही सीबीआई केस दर्ज करेगी। केस की जांच सीबीआई की विशेष अपराध शाखा करेगी। केंद्र सरकार ने कल ही सीबीआई को ये जांच सौंपी थी। तो हम आपको बता दें कि फील्ड से तमाम हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, वरिष्ठ वकील हमारे साथ कानूनी पहलू को जानने के लिए मौजूद हैं। ओम प्रकाश का मैं सबसे पहले रुख कर लेती हूं। ओम प्रकाश, जो क्राइम है, जिसको क्राइम कहा जा रहा है, या कहिए कि आत्महत्या का मामला महाराष्ट्र का है। जो एफआईआर दर्ज की गई वो बिहार में दर्ज की गई, और बिहार सरकार की सिफारिश पर केंद्र सरकार सीबीआई जांच के आदेश देती है। महाराष्ट्र सरकार कहां है इस सब में? महाराष्ट्र सरकार के यहाँ पर यह मामला हुआ था, सुशांत की आत्महत्या वहीं पर हुई थी, या हत्या जो भी थे, और महाराष्ट्र सरकार इसकी जांच कर रही थी। लेकिन उस मामले में केस दर्ज हो गया, बिहार पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया, और लेकिन अब मामला सीबीआई के पाले में आ चुका है, क्योंकि बिहार सरकार की रिक्वेस्ट पर सीबीआई केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन इशू कर दिया है, और सीबीआई को नोटिफिकेशन भेज दिया गया है। सीबीआई के एक आला अधिकारी के मुताबिक जो होमिसाइड केस होते हैं उसमें राज्य सरकार के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है, और होमिसाइड का जो केस होता है उसमें सीबीआई तभी पिक्चर में आती है जब केंद्र सरकार या तो उस मामले में सीबीआई को अधिसूचना जारी कर दे, या फिर कॉम्पिटेंट कोर्ट वो उस मामले में सीबीआई को आदेश दे दे कि इस मामले की जांच की जाए। होमिसाइड का जो मामला है उसमें राज्य सरकार के कंसेंट की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं होती है। शोभना, जो राज्य सरकार का कंसेंट है वो केवल एंटी करप्शन के केसों में लिया जाता है, होमिसाइड के केसों में नहीं। शोभना, ठीक है। राजकिशोर, माजिद मेमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उससे पहले हम तीन किरदार दिखा देते हैं कि जिन किरदारों के ऊपर उंगली सबसे ज्यादा उठ रही है। दिशा के संकट में जो सुशांत केस है, दिशा सालियान, सुशांत की पूर्व मैनेजर, रिया चक्रवर्ती, सुशांत की गर्लफ्रेंड। रिया को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं, और ओपी सिंह, सुशांत के जीजा, जो कि हरियाणा काडर के हैं। रिश्तों में खटास का खुलासा। राजकिशोर, बिल्कुल शोभना, और जिस तरीके से सुशांत केस में लगातार गुत्थियां उलझती जा रही, सुलझने के बजाय शायद इसीलिए अब मामला सीबीआई के दरवाजे तक पहुंच चुका है। तो हम सीधे हमारे साथ जो वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब हैं। माजिद मेमन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये इस मामले को लेकर सियासत तो बहुत हो रही है, तमाम कानूनी दावे प्रतिदावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई ये केस सीबीआई जांच के लिए सर्वथा उपयुक्त था? आपको लग रहा था कि ये मामला इतना उलझ चुका था कि अब सीबीआई के अलावा और कोई विकल्प बचा नहीं था दरअसल? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा कि आपने मुझे समय दिया इस पर। ये एक बहुत चर्चित मामला कुछ इस तरह से बन गया है कि 14 जून को जिस दिन ये वारदात सामने आई खुलकर सुशांत की आत्महत्या की, तब से ही इस पर सड़कों में, कॉफी हाउस में और जगह जगहों पर चर्चाएं होती हैं। लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। चूंकि वो एक विक्टिम जो था, जो डिसीज मरहूम एक सेलिब्रिटी था, एक प्रॉमिसिंग एक्टर था, तो लोगों का इसमें इंटरेस्ट ज्यादा ही रहा। और बॉलीवुड एक चकाचौंध करने वाली जगह है, तो वहाँ कई बॉलीवुड के स्टार्स के नाम आने लगे, तो इसकी चर्चा कुछ जरूरत से ज्यादा हो गई। और असल में कई लोगों ने, मीडिया ने भी इसको इतनी जगह दे दी, इतना स्पेस दे दिया जितना कि बहुत ज्यादा एक क्रिमिनल। देखिए, सब बहुत जरूरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कानून की दृष्टि से। राजनीति एक तरफ अलग है, कानून दूसरी तरफ अलग है। हमको दोनों चीजों को समझने की आवश्यकता है। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, न तो बिहार सरकार की तरफ से, न महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से, और नहीं तो केंद्र की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से ये सब चल रहा है, पिछले 6 हफ्तों से हम देख रहे हैं इसको। अब देखिए, जैसा कि कभी कोई एक मौत होती है, पहले मैं कानूनी पहलू बताऊं आपको जी। जब कोई मौत होती है तो कानून की दृष्टि में मौत की 2 कैटेगरीज होती है ब्रॉडली, नेचुरल डेथ और अननेचुरल, स्वाभाविक और अस्वाभाविक मौत। अगर स्वाभाविक मौत हुई तो कोई बात नहीं होती, साधारण तौर पर बॉडी डिस्पोज ऑफ हो जाती है।
असाधारण होती है उसकी अननेचुरल डेथ के भी फिर कानून की दृष्टि में 3 कैटेगरीज हैं। ये बहुत अहम है इस मामले से समझने की आवश्यकता। पहला, एक्सीडेंटल डेथ, हादसे के तौर पर मौत हो गई, तो उसका भी पोस्टमार्टम किया जाता है बॉडी का और फिर डिस्पोजल होती है बॉडी। सेकंड, सुइसाइडल डेथ, अगर आत्महत्या की गई तो उसका भी पोस्टमार्टम होता है और उसके बाद वो उसकी कानूनी कार्रवाई होती है। तीसरा, होमिसाइडल डेथ। होमिसाइडल डेथ इज हत्या, मर्डर। ये तीनों में से सुशांत का कौन सा है? तो अगर हम ये करने जाएं तो एक्सीडेंटल डेथ तो बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि ये इसमें हादसा तो हुआ नहीं है कोई, उसने आत्महत्या की है या उसकी हत्या की गई है। तो इन दो में से क्या सही है? जब 14 जून को ये वारदात हुई तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत सेक्शन 174 के तहत ये एक अननेचुरल डेथ दर्ज की गई और अननेचुरल डेथ के कारण 174 कलम के खाली नीचे पुलिस को, लोकल पुलिस को एक रिपोर्ट इंक्वायरी करनी होती है, रिपोर्ट तैयार करनी होती है और लोकल मैजिस्ट्रेट के पास फाइल करना होता है। मुंबई पुलिस ने ये काम शुरू किया 14 जून से और मरने वाले के नाते रिश्तेदारों को जो बिहार में थे बुलाया गया, वो आए, उनके पिता आए, उनको डेड बॉडी सौंपी गई पोस्टमार्टम के बाद। अब दुख की बात इसमें यह है, देखिए हमें, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो मैं किसी पक्ष की तरफ से नहीं कर रहा हूँ, न तो किसी राजनीति से कर रहा हूँ, मैं एक कानूनी दृष्टि से आपसे बात कर रहा हूँ कि एज ए लॉयर जिसने 50 मर्डर केसेस चलाए हैं और सैकड़ों मर्डर केसेस की इन्वेस्टिगेशन को देखा है पिछले 50 साल में, मैं क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करता हूँ। इसलिए मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा मार्गदर्शन करना चाहूंगा कि लोग भटक गए हैं, तरह तरह की बातें हो रही हैं। अब ये 174 के तहत मुंबई पुलिस ने रिपोर्ट बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी और लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिए, 40-50 लोगों के बयान दर्ज। नोट किया जाए कि अगर मुंबई पुलिस या किसी भी पुलिस को ऐसा लगता है कि इसमें कोई क्राइम हुआ है, कोई गुनाह हुआ है, ये अननेचुरल डेथ गुनाह के बगैर नहीं है, इसके पीछे कोई गुनाह है, अबेटमेंट टू सुसाइड होगा, मर्डर होगा, अबेटमेंट टू और कोई ऑफिस होगा, अगर ऐसा लगता है तो इन सबकी टीम को, तो उस सूरत में 154 FIR दर्ज हो जाती है। मुंबई पुलिस को ऐसा कुछ नहीं लगा कि 154 का माजिद जी, मेरा सवाल FIR दर्ज करना चाहिए। जी सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ माजिद सर, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए था। 45 दिन बीतने के बाद जब पिता को, पीड़ित के पिता को ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, वो जो कहना चाह रहे हैं उनसे बात नहीं की जा रही है, तब उन्होंने बिहार सरकार का दरवाजा खटखटाया और FIR दर्ज हुई। आप बिल्कुल ठीक है कि बिहार में चुनाव है, इसी को देखते हुए शायद सियासत तेज हो गई है, लेकिन चारा क्या था बिहार सरकार के पास? ये भी तो बिहार सरकार के ऊपर भी तो दबाव है ना कि वहां का एक वो बच्चा मारा गया है जो कि संघर्ष कर बॉलीवुड में पहुंचा था। बिल्कुल, देखिए मैं तो समझता हूं कि सुशांत सिर्फ बिहार ही के लिए एक एसेट नहीं था, पूरे देश के लिए एक एसेट था, महाराष्ट्र के लिए, मुंबई बॉलीवुड का तो एक भाग था वो, और एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर में एक रोशन सितारा था वो। तो जाहिर है इसमें कोई लापरवाही नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। सुशांत के परिजनों को बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और उन फैंस को, फैंस जो होंगे सुशांत के, वो भी पीड़ित हैं कि इस तरह से मुंबई पुलिस की जांच अगर सही दिशा में चल रही होती तो FIR दर्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ती। 44-45 दिन परिवार ने इंतजार किया है, इसका मतलब मुंबई पुलिस के काम करने के तरीके पर तो सवाल खड़ा होगा ना सर? नहीं, मैं खुलासा इस संबंध में जो आपने बात कही उसमें ये करना चाहूंगा कि 14 जून को जब ये वारदात हुई तो उसके पिता और उसके नाते रिश्तेदार लोग मुंबई आए, उनके बयान दर्ज किए गए, पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए, डेड बॉडी उनको दी गई, उसको क्लेम किया, उसका सारा रिकॉर्ड है। हाँ, तो पिता से बात नहीं हो पाई। मुझे सिर्फ ये ताज्जुब हो रहा है कि उस वक्त ये फरवरी में दी गई फरियाद का हवाला क्यों नहीं किया गया? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि साहब 2 महीने पहले हमको कुछ अप्रिहेंशन था और उस पर देखिए ये दी गई थी, वो उस वक्त जून में क्यों नहीं किया गया? उसके लिए अगस्त के पहले वीक तक वेट करने की आवश्यकता क्या? मेमन साहब, आप न सिर्फ कानूनी पहलू जानते हैं बल्कि इस तरीके के मामलों में किस तरीके की इंट्रिकेसीज आती हैं और एक परिवार के ऊपर उस समय क्या गुजर रही होती, चूंकि वो इतना स्तब्धगारी होता है, कई बार इतना आहत होता है परिवार कि उस समय वो रिएक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि बहुत से इसके साथ में तमाम चीजें जुड़ी हुई आ रही थी। लेकिन अगर मुंबई पुलिस ने शुरुआत से ही जांच को डिले न किया होता
जैसा आपने कहा कि 154 लोगों से पूछताछ की गई, इतना सब कुछ किया गया, एफआईआर अगर दर्ज उस तरीके से उन्होंने कर ली होती तो शायद यहां तक नौबत ना आती। और अगर लगता कि ये किसी को बचाने की या किसी को फंसाने की कोशिश नहीं हो रही है तो शायद उनके परिवार को लगता है कि उनके बेटे को न्याय मिल जाएगा, तो वो इस तरीके की कभी बिहार सरकार के पास न जाते और बिहार सरकार को हस्तक्षेप करने का मौका न मिलता और मामला सीबीआई तक न जाता। आपको नहीं लगता कि शुरुआत से ही गड़बड़ी हो गई थी? नहीं, देखिए, हम और आप इस बात का फैसला नहीं कर सकते या इस बात को डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या 154 लागू होता है या नहीं। ये काम तफ्तीशी अमले का है। अगर उन्होंने ये काम जानबूझकर गलत किया है तो उसका उनको जवाब देना होगा। कानून हर किसी को नहीं बख्शता। कानून कमिश्नर ऑफ पुलिस हो या डीजीपी हो, किसी को कानून बख्शेगा नहीं। जब ये बातें सामने आती हैं तो उस सूरत में जब 174 के तहत इंक्वायरी करके रिपोर्ट देने की बात अननेचुरल डेथ की थी तो वहां क्या 154 अमल में आना चाहिए था, ये एक वहां ही कानूनी सवाल है। इस पर कोई राजनीति भी नहीं चलेगी और कोई हमारे जर्नलिस्ट का या किसी का ओपिनियन भी नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल मेमन साहब, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी का ओपिनियन नहीं चलेगा। लेकिन यहां पर सामना में संजय राउत हैं, शिवसेना के बड़े नेता हैं, आप जानते हैं, वो पत्रकार भी हैं। वो एक आर्टिकल लिख देते हैं कि वो मानसिक रूप से कमजोर था, मानसिक रूप से दिवालिया था, उसने आत्महत्या कर ली, इस मामले को बंद कर देना चाहिए। तो शिवसेना के मुखपत्र में इतने बड़े अगर नेता का कोई ये कॉलम छप रहा तो उसको शिवसेना सरकार का फरमान क्यों नहीं समझेगी पुलिस, जिस तरीके से पुलिस शासन के अधीन होती है? बड़ी नम्रता के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि संजय राउत क्या, अगर मंत्री भी कोई कहता है बैठा हुआ तो उसकी बात नहीं सुनी जाती। कानून में देखिए ये सब नहीं चलता। किसी बड़े नेता और छोटे नेता का कोई संबंध नहीं है। कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता हो, वो जो चाहे अपनी बात कहे, उससे कानून अपना रास्ता नहीं बदलेगा। कानून का अभी देखिए सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर है। बेहतर ये होगा कि अब सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 दिन के बाद इसको पूरी तौर पर सुनने की बात रखी है। हम लोगों को कोई चीज प्रियम्प्ट नहीं करनी चाहिए। हम लोगों को इन्फ्लुएंस करने की आवश्यकता नहीं है कि हमदर्दी सुशांत की तरफ बताएं या रिया की तरफ बताएं कि रिया विक्टिम, दोनों ही गलत होगा। मैं आपसे सहमत हूँ मेमन साहब, मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ कि किसी भी तरीके का आउटसाइड ट्रायल इस मामले का नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो मुंबई पुलिस का रवैया है बिहार पुलिस के साथ, क्या कानूनी तौर पर आप उसको ठीक मानते हैं? केस फाइल ना देना, साथ में सपोर्ट ना करना, एक ऑफिसर आईपीएस अधिकारी को क्वारंटीन कर देना, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। नहीं, ठीक है, मुंबई पुलिस और बिहार पुलिस के दरमियान भी जो हाथापाई या लड़ाई चल रही है, जिस पर इतना प्रचार हो रहा है, उस संदर्भ में भी कानून अपनी जगह पर सेटल्ड है। यानी किसी की मुंबई पुलिस सुपीरियर है या बिहार पुलिस इंफीरियर है या कोई और, ये सब बातें नहीं चलती क्योंकि सब सेटल्ड लॉ है। हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अपनी जगह पर और पिछले जजमेंट्स भी हैं बहुत सारे। ये हस्ताक्षर देखिए, सबसे पहला प्रिंसिपल आप समझे, एवरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन हैज done in total confidence. Secrecy is the hallmark of a fair investigation. ये जो अल्फाज है मेरे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के अल्फाज हैं, ये हमारे देश के कानून के फौजदारी कानून के अल्फाज हैं कि अगर हम ढोल तपाशा बजाकर तफ्तीश करेंगे तो हम सच्चाई और लेकिन कई बार माजिद साहब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कई बार मीडिया के दबाव में आकर, लोगों के दबाव में आकर ही न्याय मिल पाता है परिवार को भी और उनके फैंस को भी, यही उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद मेमन साहब, आपने एबीपी न्यूज के लिए टाइम निकाला और एबीपी रिपोर्टर में फिलहाल रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, 60 सेकंड का ब्रेक, फौरन लौट के आ रहे। सुशांत सिंह मामला अब सीबीआई के खेमे में है, सीबीआई जांच करेगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन राजकिशोर जुड़े हुए हैं। जी शहनवाज जी, आप बिहार से भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। सीधा सवाल अभी आपने माजिद मेनन साहब को सुना, उन्होंने कहा कि शायद इसकी जरूरत नहीं थी, मुंबई पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी और इसमें राजनीति ज्यादा हो रही, जांच कम हो रही है। आपको क्या लगता है? नहीं, ये सही है कि माजिद मेनन साहब वकील की हैसियत से बैठे थे, जैसे वकील भी हैं वो एनसीपी के नेता भी हैं और उसके सांसद भी रहे हैं, इसलिए उनकी राय को मैं वकील की राय मानूंगा। जस्टिस कोई नहीं है, वो जज की तरह बयान नहीं दे सकते, उन्होंने अपनी राय रखी। लेकिन ये कहना कि जिस तरह हाई तौबा किया जा रहा है, अगर एबीपी न्यूज ने ये विषय को इतनी मजबूती से न उठाया होता, अगर मीडिया बहुत मजबूती से खड़ा ना होता, मुंबई पुलिस ने तो पोस्टमार्टम करके और संस्कार करा के मामले को खत्म कर दिया। मुंबई पुलिस जिस तरह क्या छिपाना चाहती थी,
मुंबई पुलिस शुरू से दिन ये घटना हुई है, हम लोगों ने कहा ये हत्या हुई है या आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया। यही दोनों चीज हुई है, क्योंकि एक ऐसा एक्टर जिसके पास फिल्में थी, जो शुरुआत में था, ये तो अभी उनकी शुरुआत थी, वो कोई अभी फ्रस्ट्रेशन में नहीं हो सकता। बिहार का व्यक्ति बहुत, आप जानते हैं, बड़ी जीवट का होता है। बिहार का व्यक्ति जो जल्दी आत्महत्या की तरफ नहीं जाता, कठिन परिस्थिति में भी मजबूती से खड़ा रहने वाला। और वो व्यक्ति, हम कोसी पूर्णिया हमारे इलाके एक छोटे से जिले से निकल कर शहनवाज भाई पहुंचे और वो आत्महत्या कर लेंगे। बिहार से होने सीबीआई दफ्तर में बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है सुशांत केस को लेकर, और जैसा कि हम लगातार बताते जा रहे हैं आपको कि आज सीबीआई इस केस को अपने हाथ में ले सकती है। शोभना, ये बड़ी खबर है, लगता है उसी दिशा में कार्रवाई चल रही है। जी बिल्कुल, और अधिकारियों ने मंथन शुरू किया अभी, क्योंकि पूरा मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो चुका है। तो हमारे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर को लेकर। ओम प्रकाश, इसका क्या मतलब है? सीबीआई दफ्तर में जो बैठक चल रही है, जो खबर आपने दी है, उस पर मुहर लगाने के लिए इसका मतलब हम समझें? देखिए राजकिशोर, मैं बता दूं कि नोटिफिकेशन चूंकि आ चुका है और अब डायरेक्टर सीबीआई ने अपने अधिकारियों के साथ बैठक शुरू कर दी है। इस बैठक में इस पूरे मामले की रूपरेखा तय की जाएगी। ये इसका सीधा मतलब एक साफ तौर पर मतलब ये निकलता है कि अब से थोड़ी देर बाद सीआरपीसी की धारा 154 के तहत सीबीआई इस मुकदमे को अपने यहाँ दर्ज कर लेगी और वो टेक ओवर कर लेगी बिहार पुलिस की एफआईआर, जिसमें रिया और उनके साथियों के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। और इसी बैठक में यह तय कर लिया जाएगा कि कौन अधिकारी इसकी जांच करेगा और अगली रूपरेखा इसकी क्या होगी। राजकिशोर, बिल्कुल ठीक है। ओम प्रकाश, आप बने रहिए। अहम जानकारी, सीबीआई दफ्तर में बैठक शुरू हो चुकी है। हमारे साथ जाने माने वकील सुप्रीम कोर्ट के इश्करण भंडारी भी जुड़ रहे हैं। इश्करण, मैं आपसे कानूनी पहलू को समझना चाहूंगी। क्राइम हुआ महाराष्ट्र में, एफआईआर दर्ज हुई बिहार में, केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश पर सीबीआई जांच की, जिसे कहा जाए कि करने की आदेश दे दिया है। महाराष्ट्र सरकार कहां है? इसको आप कैसे देखते हैं पूरे मामले को? देखिए, मैं तो जब ये बात इतनी चर्चा में भी नहीं थी, 9 जुलाई से कह रहा हूं और सार्वजनिक कह रहा हूं सोशल मीडिया पे और मीडिया पे कि ये केस सीबीआई को जाना चाहिए। इसके 2-3 मुख्य कारण है। 14 जून की घटना थी और मैं तो 9 जुलाई की बात ही करता हूँ। 25 दिन तक कोई एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई और उसके बाद आप देखिए कितना कुछ सामने आया है। मैं ये नहीं बोल रहा कौन गिल्टी है, इसलिए मैं नाम नहीं लूंगा रिया का या किसी और का, पर आप देखिए कि जांच के विषय में कितनी चीजें सामने आई हैं कि 5 दिन पहले एक मैनेजर की भी अननेचुरल डेथ होती है, तो 2 जवान लोगों की अननेचुरल डेथ होती है। इसमें कुछ कनेक्शन है या नहीं है, मुंबई पुलिस ने जांच नहीं करी। अब उन्होंने एक पब्लिकेशन निकाली है कि किसी को अगर 2 महीने बाद जानकारी है तो आके हमें बता दे। ये काम तो आपका 8 जून 9 जून को होना चाहिए था। उसके बाद बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं कि जब शरीर पंखे के साथ था उसको उतारा किस, 3-4 वर्जन आ चुके हैं कि उतारा किसने। कोई एक बंदे का ये भी वर्जन नहीं आ रहा इतनी बेसिक बात पे कि उतारा किसने। मुंबई पुलिस ने उस पर भी इंटेरोगेशन नहीं करी। उसके बाद ये सामने आया है, परिवार ने लिखा है कि बैंक अकाउंट से इतना पैसा गया। ये तो एक डॉक्यूमेंटरी चीज है, ये भी आपने नहीं की। भंडारी जी, सबसे बड़ी भंडारी जी, सबसे एक बात और मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आपका सवाल लेता हूँ कि आपके पास एक प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट थी फरवरी की लिखित में। ये तो आप सब जानते हैं, आप इतने सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं कि अगर प्री एग्जिस्टिंग कंप्लेंट हो तो वो तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं होती, वो आफ्टर द इवेंट नहीं है। वो तो मुंबई पुलिस के डीसीपी खंडन कर रहे हैं इश्करण जी, वो तो खंडन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप के जरिए उनके जीजा ने कहा था और मौखिक कंप्लेंट हमने उनसे कहा था रिटन में दे दे, पर उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं दी, ये उन्होंने कहा है। राजकिशोर, अब आपका सवाल। इस पे जवाब ले लेते हैं। भंडारी जी कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जो मुद्दा आप बना रहे हैं, जो पॉइंट आप बना रहे हैं, उसको मुंबई पुलिस खारिज कर चुकी है, तो उसके बाद मुंबई पुलिस तो खारिज करेगी। उनको अपना बचाव करना है कि उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन को बॉचअप किया है, ये तो एक स्वाभाविक बात है इसमें कोई, और वो कोर्ट में दिख भी जाएगा। दूसरी बात कि ये कहना कि लिखित में कंप्लेंट नहीं थी तो उनको सीआरपीसी पढ़ना चाहिए। अगर आपको पुलिस स्टेशन, और ये तो मैं सेक्शन पढ़ रहा हूँ, कोई जजमेंट नहीं पढ़ रहा, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा, सेक्शन के शब्द है कि अगर आप थाने जाके ओरल कंप्लेंट भी देते हैं तो वो अफसर का काम है टू रिड्यूस इट इनटू राइटिंग, जिसको हम बोलते हैं। क्योंकि हमारे देश में बहुत लोग हैं जो लिख भी नहीं सकते हैं, आज भी हैं गाँव में जो लिख नहीं सकते हैं, शहर में भी हैं। तो और ये तो पहले से बात है, इसमें जजमेंट भी नहीं दे रहा। तो जब एक आईपीएस ऑफिसर ने आपको व्हाट्सएप कंप्लेंट किया और उसमें शब्द क्या थे, लाइफ इज एट थ्रेट, और उसके बाद 14 जून को वो लाइफ चली जाती है। आप उसके बाद भी, मैं चलो फरवरी में आपने नहीं इन्वेस्टिगेट किया मान लेता हूं,
14 जून को पर भंडारी जी जो आप कह रहे हैं, आप सीधा आरोप लगा रहे हैं कि इन्वेस्टिगेट नहीं किया, जबकि अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि वरिष्ठ वकील माजिद मेमन साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि हम और आप ये प्रीएम्प्ट नहीं कर सकते, ना तय कर सकते हैं कि पुलिस जांच कर रही है, कैसे कर रही है, किस तरीके से कर रही है। वो इसमें सीधे सीधे सियासत होते देख रहे हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है कि सियासत के आगे कानून यहां पीछे चला गया है? नहीं, सियासत का उनका बात को मैं फिर भी मानता। अगर 14 जून की घटना हुई और कोई 15 जून को बोलता कि ये सीबीआई को दे दो या बिहार को दे दो, जब लोगों ने 50 दिन देख लिया है और जनता ने भी देख लिया है, ये कोई नेता नहीं बोल, नेता तो बहुत बाद में आके बोले हैं। जो लोग इस केस को स्टडी कर रहे थे, फैंस थे, वो पहले दिन से बोल रहे हैं केस के अंदर कुछ नहीं हो रहा। और अब तो साफ दिख रहा है, ये बातें सियासत की तो पिछले 5-10 दिन से आई हैं। उससे पहले क्या हो रहा था इस केस के अंदर। और अब बिहार में एक एफआईआर दर्ज है, सीबीआई ने उस एफआईआर को टेक ओवर कर लिया है। जो आप लीगल बात पूछ रहे हैं उस पर मुझे लगता है मुंबई पुलिस तो साफ दिख रहा है कि इसको अपोज करेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है माजिद मेमन साहब, हमारे साथ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन भी क्योंकि बने हुए हैं और अब सियासत होने की बात की जा रही है, शायद उनसे हमारा संपर्क टूट गया। इश्करण भंडारी, मैं फिर एक बार आपके पास आऊंगी। ये एक शुरुआत भी तो गलत मानी जा सकती है, क्योंकि जो सीबीआई को मामले ट्रांसफर होते हैं ज्यादातर वो या तो बड़े भ्रष्टाचार के मामले होते हैं या होमिसाइड के मामले होते हैं। लेकिन क्योंकि बिहार में चुनाव है और इसीलिए हर पार्टी के लिए ये मुद्दा बहुत अहम हो जाता है, क्या आप इसको इस एंगल से नहीं देखेंगे? ये मैं तो इसको इस एंगल से देखता हूं कि हमें जस्टिस मिलना चाहिए और सीबीआई केस ट्रांसफर करने के बहुत कंसिडरेशन होती हैं। एक तो होती है कोर्ट कर देता है, वो लीगल होती है। उसमें भी एक कंसिडरेशन है पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि जस्टिस के लिए पब्लिक कॉन्फिडेंस एक अहम पार्ट है लॉ एंड ऑर्डर का। आज की डेट में आप भी कर रहे हैं, आपको व्यूअर कमेंट्स भी आते होंगे, पब्लिक कॉन्फिडेंस जीरो है मुंबई पुलिस की इस प्रोब में। मैं मुंबई पुलिस पे जनरल बात नहीं कर रहा, इस स्पेसिफिक केस में पब्लिक कॉन्फिडेंस शेकन हो चुका है। तो उसके बाद तो कोर्ट वैसे भी पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए या कई बारी उच्च स्तरीय अधिकारी इन्वॉल्व होते हैं तब भी ट्रांसफर कर देते हैं कोर्ट। पर यहाँ पे तो डिसीजन मेरे ख्याल से एक बात और भी है कि महाराष्ट्र सरकार को इतनी ऑपोजिशन कि ये कुछ भी, और ये मैंने शब्द सुने थे होम मिनिस्टर के, कुछ भी हो जाए ये केस सीबीआई को नहीं जाएगा। इतनी इंसिस्टेंस भी थोड़ी अननेचुरल लगती है कि ऐसी क्या इंसिस्टेंस है कि अगर आपकी जांच सही है कि सीबीआई पे ना जाए। हाँ जी भंडारी जी, ना सिर्फ आप कानूनी पहलुओं पर बात कर रहे हैं बल्कि किसने क्या कहा, किसके पीछे क्या क्रोनोलॉजी थी, आपने उसको पूरी तरीके से फॉलो किया है। लेकिन सवाल मैं यही आपसे पूछना चाहता हूं, आखिर मुंबई पुलिस किसको बचाना चाह रही? जब अगर आप इसको इस तरीके से थॉरली फॉलो कर रहे हैं तो ये भी साफ साफ क्यों नहीं बताते कि किसको बचाना चाह रही है और क्यों बचाना चाह रही है? इसके पीछे क्या डिजाइन आपको दिखाई पड़ रही है? क्योंकि कई बड़े नामों की बात की जा रही है इस पूरे मामले में, क्या कोई नाम आप बोलना चाहेंगे यहाँ? जी, मैंने आपको जब मैंने कहा था, मैंने सबसे पहले 9 जुलाई को कहा था ये सीबीआई जाना चाहिए। एक कारण था कि मुझे अपने एक्सपीरियंस में दिख रहा था जांच खराब हो रही है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जांच निष्पक्ष हो। मैं कोई नेता नहीं हूं, मुझे किसी पे अटैक नहीं करना है। मुझे ये चाहिए कि प्रोसीजर के हिसाब से एक साफ जांच हो, उसके बाद जो भी नाम आए मुझे वो नाम सबके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुंबई पुलिस की जांच इस केस में वही शंका के दायरे में खड़ी है। तो जांच ठीक हो, उसके बाद जो नाम आए वो लॉ चलेगा। ठीक है इश्करण भंडारी, आप बने रहिए हमारे साथ। अब मैं शहनवाज हुसैन का रुख करना चाहूंगी। शहनवाज हुसैन, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्योंकि बिहार पुलिस ने सिफारिश की और बहुत जल्द आपने आदेश दिया, शहनवाज हुसैन से फिर हमारा एक बार संपर्क टूट गया है राजकिशोर, और इश्करण भंडारी में फिर एक बार आप ही के पास आ रही हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ी बातें की। लेकिन माजिद मेमन साहब, वो भी बहुत वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना था कि पुलिस जो है वो सही दिशा में जांच कर रही है या नहीं कर रही है, ये पुलिस का जुरिडिक्शन है। पुलिस को अगर लगता कि 154 के तहत मामला दर्ज होना चाहिए तो वो करती। बहुत जल्दबाजी, सियासी दखलंदाजी के चलते हुए ये मामला खराब हुआ है। देखिए, उनकी ये बात कि बहुत जल्दबाजी तो मैं सिरे से खारिज करता हूं, क्योंकि हम 50 दिन के बाद हैं घटना के। बहुत जल्दबाजी, मैंने जैसे आपको कहा, कोई अगर 15 जून को बिहार पुलिस दर्ज करती 14 जून की घटना पे तो उनकी बात में कुछ वजन होता। पर अगर आप 50 दिन बाद भी बोलें कि पुलिस 5 वर्षीय योजना के अनुसार इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें भी आप देखिए उन्होंने एफआईआर। इश्करण, मैं आपको रोक रही हूँ। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने कुछ कहा है मीडिया से, वो सुन लेते हैं। जब सुशांत मामले की सुनवाई हो रही थी, माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वारंटीन किया गया है
बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में, वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि अब तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। मुझे रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं। महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे। उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है, लेकिन ये तय करेंगे आज भर इंतजार करने के बाद और महाधिवक्ता से राय लेने के बाद। थैंक यू। चलिए, तो ये डीजीपी तो हम आपको बता दें कि हमारे सहयोगी प्रकाश इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए। यहाँ डीजीपी का कहना है कि वो कोर्ट भी जा सकते हैं। राजकिशोर प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल प्रकाश, बिना लाग लपेट के सीधा क्वेश्चन आपसे पहला यह है कि गुप्तेश्वर पांडे और अब विनय तिवारी, मतलब मामला एक सुशांत की जांच का चल रहा था, अब जो बिहार पुलिस को क्वारंटाइन कर लिया गया है, तो कुल मिला के सुशांत केस की जांच सीबीआई करेगी और बिहार और महाराष्ट्र के बीच में इस तरीके से फुलझड़ियां चलती रहेंगी ये सियासी। देखिए राजकिशोर जी, दो बात को समझना बहुत जरूरी है। ये जो विनय तिवारी क्वारंटीन किए गए हैं, ये मसला है कानूनी दांवपेच का ही, क्योंकि जो बीएमसी है उसने अपने कानून के तहत में उनको क्वारंटीन कर रखा है, इसीलिए वो छोड़ नहीं रहे बीएमसी वहां से। पर सबसे बड़ा मसला जो अभी चल रहा है देश में, सीबीआई को जांच देने का। आपको मैं बता दूं कि आज से 8 साल पहले 2012 में नवरूणा हत्याकांड के बारे में, नवरूणा जो गायब हो गई थी एक लड़की मुजफ्फरपुर की, उस मामले में बिहार पुलिस जांच कर रही थी। काफी हंगामा हुआ था और उसको सीबीआई को सौंप दिया गया था। लेकिन 8 साल बीत जाने के बाद भी ये गुत्थी सुलझी नहीं है। अब 2 साल पहले एक इश्तेहार लगाया गया था मुजफ्फरपुर में कि जो कोई नवरूणा हत्याकांड के बारे में बताएगा उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज भी नवरूणा की मां, पिताजी ये मांग कर रहे हैं कि आखिर कौन है हत्यारे, अभी तक क्यों नहीं पकड़े गए। तो सीबीआई का कोई ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा नहीं है इन मामलों में, हत्याकांड हो चाहे आत्महत्या के मामले में, कि उसमें बहुत कुछ जल्दबाजी में उनके पास आ जाए। जो कि लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उसी के आधार पर वो भी बढ़ते हैं और नतीजा लगभग हर मामले में ऐसा ही दिखा गया है कि जो लोकल पुलिस, वहां की राज्य की पुलिस, चाहे किसी राज्य की पुलिस हो, उस मामले में वो देखा गया है। तो जाहिर है कि सियासत जिस तरह से हो रही है बिहार के चुनाव को लेकर, इसमें फायदा उठाया जा रहा है, इसमें भी कोई दो मत नहीं है। बड़ी बात प्रकाश ने की है। बिल्कुल प्रकाश, थोड़ी सी समय की पाबंदी है, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ रुकना है। और सियासत की बात देखिए, माजिद मेमन भी कह रहे हैं और हमारे सहयोगी प्रकाश भी कह रहे हैं। शहनवाज हुसैन से लेंगे जवाब बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन का। शहनवाज हुसैन, हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि सियासत की जा रही है और बीजेपी के ऊपर ये आरोप है कि एक तीर दो निशाने, एक तरफ शिवसेना और एक तरफ जेडीयू। नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, हमने कभी सियासत नहीं की। ये सही है कि सुशांत सिंह राजपूत से बिहारी होने के नाते हम सबको प्यार था और एक अच्छे एक्टर होने के नाते पूरे देश को उनसे प्यार था। और जब ये पूरा विषय आया तो हमने कहा अगर मुंबई पुलिस ने सही से जांच की होती, अगर इतना लिपापोती न किया होता, इतना पर्दा न डाला होता, इस तरह की से व्यवधान न पैदा किया होता, तो जरूरत नहीं थी कि सीबीआई जांच, जरूरत नहीं थी कि बिहार पुलिस जांच। लेकिन मुंबई पुलिस शुरू से लग रहा था कि संदिग्ध होकर राज्य सरकार की सिफारिश पे हफ्तों लगाते हैं आप सीबीआई आदेश जांच देने के लिए। इसमें बहुत जल्दी शाम को सिफारिश हुई और सुबह आदेश। देखिए, हमारी दिक्कत ये है कि अगर फिर से करें तो कहेंगे आपकी दिक्कत। जिस तरह का दबाव था पूरे देश, ठीक है शहनवाज जी, उसको मानना था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी मामला। चलिए, आपकी जल्दबाजी का इस्तकबाल किया जाता है और हम सीधे मृत्युंजय के पास, हमारे सहयोगी हैं, चूंकि सीबीआई जांच होने के बाद से मुंबई में और खासतौर से महाराष्ट्र में काफी बवंडर आया हुआ है। मृत्युंजय, सीबीआई जांच के बाद इतना सियासी बवंडर क्यों महाराष्ट्र की सियासत में?
देखिए, इस मामले पर सुशांत सिंह प्रकरण में महाराष्ट्र सरकार की बहुत पहले से भूमिका रही है और स्पष्ट भूमिका रही है कि इस मामले को हम किसी भी तरह से सीबीआई के पास नहीं देंगे। मुंबई पुलिस सक्षम है और मुंबई पुलिस ने अब तक 56 लोगों के बयान दर्ज कर लिए हैं और महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक मुंबई पुलिस की जांच की दिशा सही है। ऐसे पर महाराष्ट्र सरकार इसे, अगर सीबीआई जांच शुरू हो रही है तो कहीं न कहीं ये महाराष्ट्र सरकार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि ये उनका जो एक ईगो स्टैंड था उस ईगो स्टैंड के खिलाफ है। राजकिशोर जी, जो छोटे छोटे 2 अपडेट दे दूं, विनय तिवारी को क्वारंटीन किए जाने के मामले पे बीएमसी ने अभी भी आधिकारिक स्टैंड यही रखा है कि उनको बीएमसी के कोरोना संकट काल में बनाए गए गाइडलाइन और नियमों के तहत क्वारंटीन किया गया है, जिस पर वो अभी भी कायम है। दूसरा, मुंबई पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि 3 दिन के अंदर, यानी कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट की तारीख है उस दिन वो स्टेटस रिपोर्ट सौंपेंगे। 56 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और साथ ही साथ वो पैरेलल सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब तक कर रहे हैं। जी शोभना जी, बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय, आपका, प्रकाश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शहनवाज हुसैन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे एबीपी रिपोर्टर में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइए, इस बड़े मामले पर ये कवरेज लगातार जारी है।